हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है, फोर्थ सेम की क्लास है और हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल और उसमें हम लोग यूनिट 3 का ए पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक ये है, आप देख सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल्स। विद्यालयों में या स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं का संगठन, यानी कि विद्यालय के अंदर मार्गदर्शन और परामर्श देने के लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। टीचर मार्गदर्शन करते हैं या स्पेशल कोई काउंसलर की नियुक्ति की जाती है उन मार्गदर्शन देने के लिए, काउंसलिंग कराने के लिए किस प्रकार से योजनाएं बनाई जाती है, कितने स्टाफ होते हैं इससे रिलेटेड, इसको कंट्रोल कौन करता है। इन सारी चीज़ों के बारे में जब हम जानेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं का संगठन किस प्रकार का होता है। संगठन मतलब व्यवस्था। ठीक, चलिए, तो अगर हमें ये चीज़ जानना है कि स्कूलों में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं का संगठन कैसा होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मार्गदर्शन सेवाएं कितने प्रकार की होती हैं, यानी गाइडेंस सर्विस कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि गाइडेंस सर्विस के अंतर्गत ही आपका काउंसलिंग भी आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गाइडेंस सर्विस पढ़ेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम टच करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विस इन स्कूल, यानी विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं का संगठन कैसा होता है। तो सबसे पहले गाइडेंस सर्विस पढ़ेंगे। तो यदि आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट अपलोड होते रहते हैं जो आपके बीएड, एमएड और भी टीचिंग एग्ज़ाम्स से रिलेटेड होते हैं, जो आपको काफ़ी सहायता पहुंचाते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर कोई भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगी तो वो आपको दी जाएगी। चलिए, सबसे पहले आज हम जानेंगे कि गाइडेंस सर्विस कहते किसे हैं, निर्देशन सेवाएं हम कहते किसे हैं, गाइडेंस सर्विसेज कहते किसे हैं। हिंदी में इसे हम निर्देशन सेवाएं बोल सकते हैं या मार्गदर्शन सेवाएं भी बोल सकते हैं। मार्गदर्शन सेवा से अभिप्राय ऐसी सेवा से है जिससे छात्रों की आवश्यकता को समझकर उन्हें इस प्रकार की सहायता प्रदान करना है जिससे वे अपनी प्रतिभाओं, रुचियों, गुणों, योग्यताओं, क्षमताओं के प्रति जागरूक होकर उन्हें उपयोग में ले सकें तथा अपने भविष्य तथा शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों के बारे में जानने तथा सही निर्णय लेने में सक्षम हो सकें। देखिए, परिभाषा क्या है गाइडेंस सर्विसेज की। यह एक प्रकार की एक सेवा है। और कैसी सेवा है? यह एक ऐसी सेवा है जिस सेवा के माध्यम से छात्रों की आवश्यकताओं को समझा जाता है और छात्र के अंदर जो प्रतिभा है, जो रुचि है, जो गुण है, जो योग्यता है, जो क्षमता है, वो उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे अंदर ये चीज़ें, ये रुचि है, ये गुण है, ये योग्यता है, ये क्षमता है। और उन्हें जब हम ये चीज़ बता देते हैं तो वो इन प्रतिभाओं को यूज कर पाते हैं। वो अपने रुचि का प्रयोग कर पाते हैं, अपने प्रतिभा का प्रयोग कर पाते हैं, अपने गुण का प्रयोग कर पाते हैं, अपनी योग्यता क्षमता का प्रयोग करके भविष्य को बेहतर बनाते हैं, शिक्षा से जुड़े क्षेत्रों के बारे में जानते हैं और जहाँ पे सही निर्णय लेना होता है वहाँ पे सही निर्णय लेने में ये सक्षम हो पाते हैं। तो जो निर्देशन सेवाएं हैं एक प्रकार की सहायता हैं जो हम क्लाइंट को प्रदान करते हैं और इस सहायता के द्वारा हम क्लाइंट को ये बताते हैं कि आपके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, आप इन फीचर्स को कैसे यूज करके भविष्य को बेहतर बना सकते हो, शैक्षिक, सामाजिक, वैवाहिक किसी भी जीवन में कैसे अच्छा निर्णय ले सकते हो। तो इस चीज़ को ही हम निर्देशन सेवाएं बोलते हैं। अब हमें ये चीज़ जानना होगा कि निर्देशन सेवाएं, देखिए,
10 प्रकार की यहाँ पे हमने बताई हैं। निर्देशन सेवाएं 10 प्रकार की होती हैं। पहला है अभिविन्यास सेवाएं, इंग्लिश में इसे हम बोलेंगे ओरिएंटेशन सर्विसेज। दूसरा है छात्र व सूचना सेवा, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सर्विस। तीसरा है सूचना सेवाएं, इंफॉर्मेशन सर्विसेज। चौथा है परामर्श सेवा, काउंसलिंग सर्विस। पांचवा है नियुक्ति सेवा, प्लेसमेंट सर्विस। छठवां है किसी अन्य को सौंपने संबंधी सेवाएं, इसको रेफरल सर्विसेज भी बोलते हैं। या अगर आप इस वाक्य में देखना चाहते हैं तो सर्विसेज रिलेटेड टू इंटरेस्टमेंट टू समवन एल्स, लेकिन इसको रेफरल सर्विसेज भी बोलते हैं, जो किसी और को रेफर कर देता हो। उपचारात्मक सेवाएं, रेमेडियल सर्विस, पुनः देखभाल सेवाएं या अनुगामी सेवाएं भी इसको बोलते हैं, फॉलोअप सर्विस। अनुसंधान सेवाएं, रिसर्च सर्विस। मूल्यांकन सेवा, इवैल्यूएशन सर्विस। तो ये 10 प्रकार के गाइडेंस के सर्विस हैं, और इसी में देख सकते हैं आप कि काउंसलिंग सर्विस भी आता है। तो काउंसलिंग क्या है? गाइडेंस का एक पार्ट है। कैसा पार्ट? वाइटल पार्ट है। तो एक एक करके हम सबको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ओरिएंटेशन सर्विसेज को पढ़ेंगे, जिसको कि हम हिंदी में अभिविन्यास या अनुकूलन सेवाएं बोलते हैं। अनुकूलन सेवाएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, हमें क्लाइंट को अनुकूल बनाना है किसी चीज़ के लिए। अब किस चीज़ के लिए अनुकूल बनाना है हम देखते हैं अंदर। यह इन्वायरमेंट से संबंधित होता है। इसमें छात्र जब कोई शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेता है तब उसे वहाँ के वातावरण में ढालने के लिए इस सेवा को प्रदान किया जाता है। इसमें विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय से संबंधित जानकारी अभ्यर्थी को प्रदान की जाती है। देखिए, जब कोई बच्चा कहीं किसी कोर्स में नया एडमिशन लेता है तो वो वहाँ के कैंपस से अनभिज्ञ होता है, वहाँ के कैंपस के बारे में वो नहीं जानता है। तो जब वो कहीं कोई भी शिक्षण संस्थान में प्रवेश लेता है तो वहाँ पे उसको उस कैंपस के बारे में बताया जाता है कि देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी है, यहाँ पे ऑफिस का कार्यालय है, असेंबली हॉल ये है, स्पोर्ट जो बैकग्राउंड स्पोर्ट ग्राउंड्स यहाँ पे है, आप हॉस्टल आपका यहाँ पे है, मेस यहाँ पे है, सेमिनार हॉल यहाँ पे है। तो ये जो कैंपस से परिचित कराया जाता है, कुछ टीचर्स से उसका परिचय करवाया जाता है, कुछ उसके क्लासमेट्स से बातचीत कराई जाती है, जूनियर से उनको मिलवाया जाता है। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं हैं, ये सारी चीज़ ओरिएंटेशन सर्विसेज के अंतर्गत आ जाती हैं। ये चीज़ हम इसलिए छात्र को प्रोवाइड करते हैं कि वो जो नए इन्वायरमेंट में आया है वहाँ पे वो सेटल्ड हो सके, उसके वो अनुकूल बन सके, उस इन्वायरमेंट में वो अपने आप को ढाल सके। इसका एग्जाम्पल आप ऐसे ही ले सकते हैं, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय हो गया, हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हो गया, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय हो गया, BHU आपका हो गया बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे जब जाएंगे तो यहाँ का कैंपस काफ़ी बड़ा होता है, तो आपको यहाँ पे ढलने में काफ़ी टाइम लगता है। तो आप अगर उस कैंपस के बारे में भली भांति कुछ जान जाए, आपको जानकारी हो जाए, तो आप वहाँ पे अपने को ढालने में आपको आसानी मिलती है, आप उस इन्वायरमेंट में जल्दी सेटल हो जाते हैं। तो इन्वायरमेंट में सेटल होने के लिए जो जानकारी आपको प्रोवाइड की जाती है, जो चीज़ें आपको बताई जाती है, वो सारी चीज़ें ओरिएंटेशन सर्विसेज के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अभी आगे धीरे धीरे इसको और अच्छे से आप समझ जाएंगे। इसमें विद्यार्थी को ओरिएंट किया जाता है उपस्थित माहौल में ढलने के लिए, फैमिलियर बनाने के लिए। जो माहौल आपको मिला है, जहाँ भी जिस भी नए जगह में आप गए हैं, जिस भी नए शिक्षण संस्थान में, तो उस माहौल में ढलने के लिए आपको क्या किया जाता है? अनुकूल बनाया जाता है, फैमिलियर बनाया जाता है। यानी आपको इस टाइप से महसूस कराया जाता है कि आप भी अब इसी कैंपस के हिस्सा हो, आप भी अब इसी फैमिली के मेंबर हो। ठीक, ये चीज़ है। चलिए, किसी भी शैक्षिक कोर्स के शुरुआत में इस कार्यक्रम के द्वारा शिक्षण संस्थान में मौजूद प्रयोगशाला, पुस्तकालय, कार्यालय, कक्षा कक्ष आदि संबंधित जानकारी प्रदान की जाती है, जिसे ओरिएंट एक्टिविटी कहते हैं। तो वही चीज़, जब भी आप कोई नए कैंपस में एडमिशन लेते हैं और विश्वविद्यालय के नए कैंपस में आप इंटर करते हैं, तो वहाँ पे एक्सपेरिमेंट लैब, पुस्तकालय, लाइब्रेरी, ऑफिस कार्यालय, कक्षा कक्ष, ये सारी जो जानकारी आपको बताई जाती है, ये ओरिएंट एक्टिविटी में आ जाती है और गाइडेंस ओरिएंटेशन गाइडेंस में आ जाती है। ठीक,
यह सेवा सिर्फ विद्यार्थियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अभिभावकों, समुदाय के लोगों को भी इस सेवा को प्रदान किया जाता है। अब अभिभावकों और समुदाय के लोगों को कैसे प्रदान किया जाता है इस सेवा को? बच्चे के पिता जब एडमिशन के लिए विद्यालय जाते हैं तो उन्हें प्रोस्पेक्टस देकर विद्यालय के बारे में बताया जाता है। जब आपके पापा आपका एडमिशन कराने पहले जाते होंगे विद्यालय में, तो प्रिंसिपल उनको अपने ऑफिस में बैठा के विद्यालय के बारे में बताता होगा। एक प्रोस्पेक्टस होता है, 2-4 पेज का एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें विद्यालय के बारे में सारी जानकारी होती है। वो आपके पिताजी को देता होगा, पिताजी उसको पढ़ते होंगे, फिर उनको लगता होगा ये विद्यालय उचित है, यहाँ पे बच्चे का एडमिशन करा देते हैं, तो वो करा देते होंगे। तो ये एक्टिविटी भी आपका गाइडेंस सर्विसेज के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पे अभिभावक को भी गाइडेंस किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? ओरिएंटेशन सर्विस जो है इसका एम क्या होता है, या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए क्या होता है? तो इसका ऑब्जेक्टिव होता है स्टूडेंट्स के अंदर विद्यालय से संबंधित अवेयरनेस डेवलप करना। जो स्टूडेंट है वो विद्यालय में प्रवेश ले लिया तो विद्यालय से संबंधित कुछ जानकारियाँ उसको प्राप्त हो, ताकि वो एक्टिविटी सही से कर सके, विद्यालय के प्रति जागरूक हो। तो कोई भी शिक्षण संस्थान के देखिए कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो स्टूडेंट जान जाए ताकि उसके हिसाब से वो वहाँ पे बिहेवियर करे। फंक्शनिंग पैटर्न्स, उस विद्यालय के क्या फंक्शनिंग पैटर्न है, किस प्रकार से कार्य किए जाते हैं, वो चीज़ जान ले। अवेलेबल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो वहाँ पे प्रयोगशाला, कक्षा कक्ष, शौचालय और पेयजल की व्यवस्था, स्पोर्ट ग्राउंड, तमाम चीज़ें उसको पता चले। फिजिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पे क्या है गेम वगैरह के लिए, वो चीज़ जान जाए। इंटरेक्ट विथ स्टाफ मेंबर, अपने टीचर जो जूनियर सीनियर इनसे वो इंटरेक्ट कर ले ताकि उसको लगे कि मैं भी इसी कैंपस का हिस्सा हूँ। तो ये सारे इसके उद्देश्य होते हैं। और मेन उद्देश्य क्या होता है कि छात्र को इन्वायरमेंट में ढालना, जिस इन्वायरमेंट में वो रहने वाला है, ये चीज़ है। यह सेवा 2 रूपों में दी जाती है विद्यालयों के अंदर। एक प्री एडमिशन ओरिएंटेशन, आप एडमिशन लेने से पहले आपको, जैसे बीएड में ही जब एडमिशन लेना था तो आप 2-3 कॉलेज विजिट किए होंगे, वहाँ पे आपको प्रोस्पेक्टस दिया गया होगा, आप वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखे होंगे। तो एक तो ये एडमिशन लेने से पहले ही आपको दे दिया जाता है जब आप विजिट करने खाली जाते हो। और दूसरा पोस्ट एडमिशन ओरिएंटेशन भी होता है कि अब आपका प्रवेश क्या हुआ है, हो चुका है, आपने प्रवेश ले चुका है, आपने 51,000 जो भी आपका फीस बीएड में होता है वो दे चुका है। और देने के बाद अब आप अपने विश्वविद्यालय को जानना चाहते हो, अपने महाविद्यालय को जानना चाहते हो, तो एडमिशन लेने के बाद भी ये सर्विस दी जा सकती है, एडमिशन लेने से पूर्व भी ये सर्विस दी जा सकती है। इसी को हम बोलते हैं ओरिएंटेशन सर्विस। जो भी कन्फ्यूजन होगा कमेंट में आप पूछिएगा। मैं आगे बढ़ते जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होगी आज की, क्योंकि मुझे 10 प्रकार की सर्विस आज के वीडियो में पढ़ानी है, तो थोड़ा जल्दी अपनी तरफ से मैं कर रहा हूँ। बाकी फिर भी मैं किसी चीज़ को छोड़ नहीं रहा हूँ। जो भी आपको समस्या है कमेंट में आप हमसे पूछ लीजिएगा। चलिए दूसरा सर्विस देखिए, छात्र व सूचना सेवा, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पुपिल इन्वेंट्री सर्विस। इन्वेंट्री नाम से ही जैसा कि आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे जो भी नई सूचनाएं हैं, इन्वेंशन हुई हैं, उन सूचनाओं को आप तक पहुँचाना, क्लाइंट तक पहुँचाना, स्टूडेंट तक पहुँचाना, कस्टमर तक पहुँचाना, ये सारी चीज़ें। इस सेवा के उद्देश्य हैं छात्रों को अपनी योग्यताओं, क्षमताओं, व्यक्तित्व, विभिन्न विषयों में उपलब्धियों, स्वास्थ्य आदि की जानकारी प्रदान करने में सहायता करना, ताकि वह विषय चयन कर सके सही से, पेशा कुछ अपना चयन कर सके कि उसे क्या पेशा चयन करना है, उसके संबंध में वो निर्णय ले सके। इस सर्विस के अंदर क्या होता है, इस सर्विस का उद्देश्य क्या होता है कि छात्र की जो अपनी योग्यता है, छात्र की जो अपनी क्षमता है, छात्र का जो अपना व्यक्तित्व है, जो विभिन्न विषयों में उसकी उपलब्धि है, जो उसका स्वास्थ्य है, इसकी जानकारी प्रोवाइड उसको की जाती है। और इस जानकारी से वो विषय का चयन कर पाता है, पेशा का चयन कर पाता है, उसके संबंध में निर्णय ले पाता है। ये चीज़ें इसमें स्टूडेंट के डेटा को रिकॉर्ड करने में वो मेंशन करने का कार्य होता है। इसमें क्या किया जाता है कि एक स्टूडेंट के डेटा को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, कहीं पे मेंटेन कर लिया जाता है, किसी फाइल वाइल में लिख लिया जाता है। व्यक्तिगत, पारिवारिक, मनोवैज्ञानिक उपलब्धि, स्वास्थ्य जैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है कि बच्चे का व्यक्तिगत जानकारी क्या है, कैसा ईमानदार है, जिम्मेदार है, कैसा है, पारिवारिक बैकग्राउंड क्या है, उसके पिताजी क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, परिवार की स्थिति क्या है,
मनोवैज्ञानिक यानी इमोशनली वीक है, स्ट्रांग है, कैसा है। उपलब्धि, एकेडमिक उपलब्धि उसकी कितनी है, स्वास्थ्य कैसा है। इन सारे चीज़ें जैसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है और जब उसको कोई निर्णय लेना होता है बच्चे को, तो ये जानकारी बच्चे को दे दी जाती है ताकि वो कोई निर्णय ले सके। इस डेटा को टीचर, काउंसलर या कैरियर काउंसलर टीचर विभिन्न टेक्निक्स के माध्यम से एकत्रित कर सकते हैं। टीचर भी इस डेटा को कलेक्ट कर सकता है, काउंसलर भी कर सकता है, करियर काउंसलर भी कर सकता है, विभिन्न टेक्निक्स के माध्यम से कर सकता है। वो टेक्निक आपका इंटरव्यू हो सकती है, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, केस स्टडी हो सकती है, ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन हो सकता है, या फिर कम्युलेटिव रिकॉर्ड हो सकता है। बहुत सारी चीज़ हो सकती हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वो जो डेटा कलेक्ट करना है वो आप टेस्टिंग टेक्निक्स से कर सकते हैं, जैसे कि वर्बल टेस्ट लेके नॉन वर्बल टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, ये सब स्टैंडर्डाइज टेस्ट में आ जाएंगे। और नॉन स्टैंडर्डाइज टेस्ट जो होते हैं ऑब्जर्वेशन, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, रेटिंग स्केल, सोशियोमेट्री एंड इंटरव्यू के माध्यम से बच्चे की ये डेटा आप कलेक्ट कर सकते हैं। और वो डेटा आप उसको तब देंगे जब उसको कोई निर्णय किसी विषय में लेना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सूचना सेवाएं, जिसको हम इंग्लिश में बोल देंगे इंफॉर्मेशन सर्विस। इसमें क्या है कि उसको हम किसी भी क्षेत्र की सूचना देंगे, जिस क्षेत्र में उसको सूचना चाहिए होगा उस क्षेत्र की सूचना उसको हम देंगे। देखिए, सूचना सेवाओं का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, बेहतर विकल्पों को चुनने में सहायक होती हैं ये सेवाएं। देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल मानिए कि आपने 10th पास कर लिया है, अब आपको पढ़ाई करनी है 11th में, और अब आपके सामने है कि आप आर्ट्स साइंस से पढ़ें, आर्ट साइड से पढ़ें या फिर साइंस साइड से पढ़ें। साइंस साइड में बायो मैथ 2 चीज़ें होंगी, तो आपको ये चुनना है। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन चुनने के लिए जानकारी तो चाहिए ही होगी कि आर्ट साइंस से यदि पढ़ते हैं तो आर्ट से अगर हम पढ़ते हैं तो आर्ट में हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, उस सब्जेक्ट का डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, उसमें मन लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है। बायो में पढ़ेंगे तो उसका डिफ़िकल्टी लेवल क्या होगा, इसके स्कोप क्या है। मैथ्स से पढ़ते हैं तो इसके स्कोप क्या है। ये सारी जानकारी यदि आपके पास रहेगी तो आप निर्णय बहुत ही आसानी से ले लेंगे। तो इस जो सूचना सेवाएं हैं इसका उद्देश्य यही होता है कि छात्र ऑप्शन को चुन सके। तो बेहतर ऑप्शन को चुनने में ये सेवा सहायता करती है। इसमें सूचना प्रदान की जाती है। यह सूचना निम्न श्रेणियों में विभाजित है। इसमें सूचना निम्न श्रेणियों में आपको दी जाती है। शिक्षा से संबंधित सूचना दी जाती है। अगर शिक्षा संबंधी कोई निर्णय आपको लेना है तो शिक्षा संबंधी सूचना में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड ब्यूरडिका उपलब्ध कराया जाता है। किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं, सूचना पत्र उपलब्ध कराया जाता है, राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध छात्रवृत्तियों आदि की जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। अब शिक्षा संबंधी सूचना आपको क्यों चाहिए होगा, हो सकता है आपको किसी कॉलेज एडमिशन लेना हो, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना हो, तो वहाँ का आपको प्रोस्पेक्टस दे दिया जाएगा कि आप DU का भी प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए, SCU का भी प्रोस्पेक्टस पढ़ लीजिए, और जो आपको बेहतर लगे वहाँ के लिए आप काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो ये चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा आपने वहाँ एडमिशन ले लिया है, आपको स्कॉलरशिप अप्लाई करनी है, तो आप विभाग में जाएंगे ऑफिस में, तो आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप से संबंधित कोई नोटिस PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि आप उस संबंध में कार्य कर सकेंगे। उन किताबों, पर्चों आदि जो प्रमाणित मार्गदर्शकों द्वारा प्रकाशित हो तथा जो व्यक्तित्व विकास में सहायक हो, उन्हें उपलब्ध कराना। कुछ छोटी फिल्में, पोस्टर, चार्ट आदि उपलब्ध कराना। यानी यहाँ पे ये चीज़ है कि शिक्षा के संबंध में जिस भी तथ्य के बारे में आपको निर्णय लेना होगा, कार्य उस पर करना होगा, उससे संबंधित कोई भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ये तो हो गई शिक्षा संबंधी सूचना। इसमें क्या है आगे, व्यवसाय संबंधी सूचना। भाई शिक्षा के संबंध में निर्णय लेना ठीक है, व्यवसाय के संबंध में भी छात्र निर्णय लेना चाहता होगा। तो ये अगर कोई व्यवसाय से संबंधित निर्णय लेना चाहता है तो उसे यहाँ पे गाइड, मोनोग्राफ, पम्पलेट्स आदि जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन एम्प्लॉयमेंट सर्विस द्वारा प्रकाशित हो वो उसे उपलब्ध कराई जाएगी। विभिन्न व्यवसाय से संबंधित फाइलें, नियम पुस्तिका उपलब्ध कराना, जैसे लघु फिल्में,
चार्ट्स, पोस्टर्स आदि, ये चीज़ है। जैसे वो कोई लघु उद्योग खोलना चाहता है तो उससे संबंधित कोई पुस्तक है तो वो उसको हम दे देंगे। वो कोई कुटीर उद्योग खोलना चाहता है तो उससे संबंधित जो पुस्तक होगा वो उसको हम प्रोवाइड कर देंगे, तो वो उसको पढ़ के उस पर कार्य कर सकता है। ये चीज़ें हैं, ठीक। इसके बाद तीसरा है व्यक्तिगत सामाजिक सूचना। वह किताबें उपलब्ध कराना जो आत्मज्ञान कराती हों, सेल्फ रियलाइजेशन कराती हों तथा स्वयं को समझने में सहायक हों। साइकोलॉजी की कोई बुक उसको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। विभाग व स्वास्थ्य विज्ञान से संबंधित सामग्री उपलब्ध कराना। छोटी फिल्में, पोस्टर्स, चार्ट्स जो समायोजन में सहायक हो उपलब्ध कराना। फिल्में भी आप देख सकते हैं, जैसे डियर जिंदगी आपकी फिल्म हो गई, बागवान हो गया, और भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं, वेकअप सिड हो गया, जो सेल्फ रियलाइजेशन कराती हैं। तो बहुत सारी फिल्में हैं, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, मैं फिल्में तो बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो मैंने अभी 2-3 जो बताई हैं वही देख लीजिएगा, बहुत काफ़ी होगा खुद को समझने के लिए। कबीर सिंह हो गया, तो ये सारी जो मूवी हैं क्या सेल्फ रियलाइजेशन कराती हैं, ये चीज़ आप देख सकते हैं। चलिए आगे। यह जानकारी परामर्शकर्ता, अध्यापक, डॉक्टर, पुस्तकालय अध्यक्ष या वार्डन द्वारा प्राप्त की जा सकती है। जो भी जहाँ का हेड रहेगा वो दे सकता है। विभिन्न मार्गदर्शन गतिविधियों द्वारा एकत्रित की जा सकती हैं, जैसे पेशा की कार्यशालाएं, सामूहिक विचार, एकल साक्षात्कार, विमर्श आदि। ये मार्गदर्शन आप किसी एक्सपेरिमेंट लैब में कैसे काम होता है वहाँ पे ले जाकर बच्चों को दे सकते हैं। कोई सामूहिक डिस्कशन करा सकते हैं, इंटरव्यू के माध्यम से भी आप उसको बहुत सारी नॉलेज दे सकते हैं। तो ये सारे माध्यम हैं मार्गदर्शन करने के, सूचना सेवा के। अब देखिए चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे मैं अभी पढ़ा भी रहा हूँ, काउंसलिंग सर्विस, परामर्श सेवाएं। ये गाइडेंस सर्विस का ही एक पार्ट है, ठीक। चलिए, काउंसलिंग सर्विस का पर्पज क्या होता है? इसका पर्पज होता है ऑल राउंड डेवलपमेंट करना क्लाइंट का। मेजरली इमोशनल एंड मेंटल लेवल प्रॉब्लम्स को ये डील करता है, और उन्हीं को सॉल्व करने के लिए काउंसलिंग का जन्म भी हुआ है, ठीक। देखिए इसका पर्पज क्या है, क्लाइंट का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना, और मेजरली यदि बात करें प्रमुख रूप से तो ये इमोशनल एंड मेंटल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनको डील करता है, उनको सॉल्व करने के लिए फंक्शन करता है। आगे देखिए, मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ द गाइडेंस प्रोसेस। ये क्या है, गाइडेंस प्रोसेस का मोस्ट फंडामेंटल एस्पेक्ट्स है, आधारभूत पक्ष है आपका मार्गदर्शन प्रक्रिया का। अगर मार्गदर्शन आपको देना है, समस्या गंभीर है, तो वो काउंसलिंग के माध्यम से ही दी जा सकती है। प्रोफेशनल और एक्सपर्ट्स द्वारा इसमें सलाह दिया जाता है। विशेष क्षेत्र में समस्या क्या होती है, किसी विशेष क्षेत्र की होती है, समस्या किसी विशेष क्षेत्र की होती है, और सलाह देने वाला भी विशेषज्ञ उस क्षेत्र का होता है। जैसे कि अगर एजुकेशन से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो इसमें सलाह एजुकेशनल काउंसलर ही दे सकता है, वोकेशनल काउंसलर सलाह नहीं दे सकता है, ये चीज़ है, ठीक। चलिए, 2 टाइप्स ऑफ काउंसलिंग होते हैं, एक इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है और एक ग्रुप काउंसलिंग होता है। इंडिविजुअल काउंसलिंग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। ग्रुप काउंसलिंग क्या होता है कि अगर जैसे 5 लोग हैं और इनकी जो समस्या है वो समान है, इन पाँचों को नशे की समस्या है और ये पाँचों आपस में सहमत भी हैं कि हम एक साथ काउंसलिंग चलो करा लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रुप काउंसलिंग हो सकती है। वैसे इंडिविजुअल काउंसलिंग का प्रचलन बहुत ज़्यादा अभी तक रहा है। चलिए आगे, दिस सर्विस कैन बी प्रैक्टिसेड ओनली बाई अ काउंसलर। इस सर्विस को प्रैक्टिस ओनली काउंसलर ही कर सकता है, जो प्रोफेशनल हो, ट्रेंड हो। कोई सामान्य व्यक्ति काउंसलिंग नहीं करा सकता, ये चीज़ है। आगे क्या है, फेस टू फेस काउंसलिंग, टेलीफोनिक, ऑनलाइन, साइकोथेरेपी काउंसलिंग प्रयोग में लाई जाती है। जो काउंसलिंग के प्रकार हैं, फेस टू फेस काउंसलिंग सबसे ज़्यादा प्रचलित है। आमने सामने 2 व्यक्ति बैठ के काउंसलिंग कराते हैं, ये आपका काउंसलर हो गया, काउंसलर हो गया, ये आपका काउंसली हो गया, काउंसली हो गया।
तो ये आमने सामने बैठते हैं, इंटरव्यू होता है और उसके माध्यम से समस्या को एक्सप्लोर किया जाता है और देन काउंसलिंग की योजना बनाई जाती है। तो इस प्रकार से इसमें काउंसलिंग कराया जाता है। टेलीफोनिक काउंसलिंग भी हो जाती है, टेलीफोन पे काउंसलिंग कर दी जाती है अगर समस्या छोटी है तो। ऑनलाइन भी हो जाती है, जीमेल के थ्रू, वीडियो कॉल के थ्रू अगर समस्या नॉर्मल है तो। साइकोथेरेपी काउंसलिंग प्रचलित है। साइकोथेरेपी काउंसलिंग में क्या होता है, थेरेपी के द्वारा काउंसलिंग की जाती है। थेरेपी में कोई ड्रामा हो सकता है, कोई म्यूजिक से उसको सही किया जा सकता है, कोई दवा से उसको सही किया जा सकता है, नया नया इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके उसको सही किया जा सकता है। मतलब विभिन्न प्रकार की थेरेपी होती हैं। वो जब आप डॉक्टर बनिएगा तो मतलब आप साइकोथेरेटिपिक काउंसलर बनिएगा तो वो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी और उसमें पता चलेगा कि विभिन्न प्रकार की थेरेपी होती हैं। तो काउंसलिंग सर्विस इसलिए प्रयोग में लाई जाती है कि व्यक्ति का ऑलराउंड डेवलपमेंट करना होता है। इमोशनल एंड मेंटल लेवल प्रॉब्लम्स को डील करने के लिए इस सर्विस का विकास किया गया है। आगे जो है 5वां है नियुक्ति सेवा प्लेसमेंट सर्विस। नाम से ही जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, किसी व्यक्ति का हमें प्लेसमेंट कराना है तो उसके लिए जो हम उसको सहायता प्रदान करेंगे उसको हम प्लेसमेंट सर्विस बोलते हैं। इसमें क्या है देखिए, कोई जॉब एस्पेक्ट्स हो गया, आपने कोई पढ़ाई की उसके उपरांत जॉब पाने में आपकी सहायता की गई, उसको हम बोलेंगे प्लेसमेंट सर्विस। मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग में बीटेक की, अब आपका प्लेसमेंट कराने के लिए बहुत आपको सहायता प्रदान की गई। कॉलेज के जो आपके प्रोफेसर थे, जो आपके एचओडी थे, उन्होंने काफ़ी एफर्ट्स किए, काफ़ी प्रयास किए, वहाँ पे प्लेसमेंट लगवाया कैंपस में, और फिर वो आए, आप जो अधिकारी थे वो आए, आपका इंटरव्यू लिए, आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आपको बहुत सारा गाइडेंस भी किया गया था कि किस प्रकार से आपको वहाँ इंटरव्यू में बोलना है। तो ये तमाम जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं ये प्लेसमेंट सर्विस के अंतर्गत एक्टिविटीज़ हो रही हैं। इसके बाद क्या है, फर्दर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने बीए पास कर ली और आप यूपीएससी की कोचिंग करना चाहते हो और यूपीएससी की कोचिंग करने के लिए आप दृष्टि में प्रवेश लेना चाहते हो। दृष्टि कहाँ की संस्था है, दिल्ली की संस्था है। इसके हेड हैं विकास दिव्य कीर्ति सर, जिसको पूरी दुनिया जानती है। तो कोई बच्चा है बीए पास कर लिया है, वो अब आगे यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है दृष्टि से, तो उसको उसके लिए गाइडेंस करना कि भाई दृष्टि में कैसे आपका एडमिशन हो सकता है, क्या प्रोसीजर है, उसको दृष्टि तक पहुंचवाना, उसका एडमिशन करवाने में मदद करना। तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, प्लेसमेंट सर्विस के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें एक जॉब एस्पेक्ट्स आ जाता है, दूसरा फर्दर स्टडीज़ कि आपने एक स्टडी पूरी कर ली, अब नेक्स्ट स्टडी करने के लिए आपको मदद जो प्रोवाइड की जा रही है वो भी इसी के अंतर्गत आएगी। चलिए ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट सर्विस स्टूडेंट को हेल्प करती है एम्प्लॉयमेंट सिक्योर करने में कि भैया आप एम्प्लॉय बन जाइए। इस कार्य हेतु प्रिंसिपल, काउंसलर, टीचर, करियर मास्टर, स्टेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के कोऑपरेशन की ज़रूरत होती है। और यह प्लेसमेंट कॉलेज में कब कराया जा सकता है, किसी भी कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए तभी कैंप लग पाता है जब जो कॉलेज का प्रिंसिपल है, जो काउंसलर है, जो टीचर है, करियर मास्टर है, स्टेट एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, वो आपस में कोऑपरेट करें, ये चीज़ है। ठीक, सभी के मदद से ही कॉलेज में प्लेसमेंट के लिए कैंप लग पाता है। इस सेवा की ज़रूरत अधिकांशतः माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर पड़ती है। माध्यमिक मतलब आपका 9 से 10 और उच्चतर माध्यमिक 11 से 12, ये 2 स्तर होते हैं जहाँ पे बच्चे किसी न किसी व्यवसाय में संलग्न होना चाहते हैं। तो ये चीज़ है, मतलब वो कोई ना कोई स्किल सीखना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कार्य भी करना चाहते हैं। इस सेवा की प्रभावशीलता इससे पता चलती है कि किसी शिक्षण संस्थान के द्वारा कितने स्टूडेंट को जॉब दिला दिया गया। इस सेवा की प्रभावशीलता, जैसे कि प्लेसमेंट सर्विस की जो इफ़ेक्टिवनेस है वो कैसे पता चलेगी कि मान लो कि एक एक्स कॉलेज से 100 बच्चे आईटीआई किए थे, क्या किए थे, 100 बच्चे आईटीआई किए थे, और अब उन 100 बच्चों में से 56 बच्चों को प्लेसमेंट भी दिला दी गई। नोएडा के किसी सैमसंग कंपनी में 56 विद्यार्थियों को प्लेसमेंट दिला दी गई। तो 100 में से 56 जॉब करने चले गए, मतलब ये जो प्लेसमेंट सर्विस थी क्या थी, काफ़ी प्रभावशील थी, क्योंकि एक आधा भाग पूरा जॉब करने चला गया।
तो इस सर्विस की प्रभावशीलता इससे पता चलती है कि कितने लोगों को उस कॉलेज से जॉब दिला दिया गया है, ये चीज़ है। जैसे कि एक चीज़ और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे कि आप 12 पास करते हैं तो 12 पास करने के बाद ग्रेजुएशन सामान्यतः बच्चे करते हैं, ग्रेजुएशन या डिप्लोमा करने के बाद बच्चे जॉब करना चाहते हैं। तो आप ये चीज़ भी देख सकते हैं कि उच्च जो शिक्षा है डिप्लोमा या डिग्री के बाद इस सर्विस की ज़रूरत बहुत अधिक पड़ती है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं। जॉब अप्लाइड सर्विस भी इसे बोला जाता है और कैंपस सिलेक्शन इसमें कराया जाता है महाविद्यालय में जब आपकी पढ़ाई ख़त्म हो जाती है तो। और कैंपस सिलेक्शन में इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए आपको तैयार किया जाता है। इंटरव्यू के लिए कॉलेज के जो प्रोफेसर होते हैं, जो एचओडी होते हैं, वो आपको गाइड करते हैं किस प्रकार से आपको कंपनी के हेड के सामने इंटरव्यू देना है, और इसी को हम कहते हैं प्लेसमेंट सर्विस। आगे क्या है, छठवां, किसी अन्य को सौंपने संबंधित सेवाएं, इंग्लिश में बोलते हैं रेफरल सर्विसेज। मैंने गांधी को नहीं मारा एक मूवी है, उसको आप देखिएगा, उसमें अनुपम खेर लीड रोल में होता है। वो साइकोलॉजिकल डैमेज्ड होता है, उसको एक प्रॉब्लम होती है, उसको लगता है कि उसने गांधी जी को मार दिया है और उसी के दौरे उसको पड़ते हैं। वो एक काउंसलर के पास जाता है, मतलब उसके परिवार वाले उसको एक काउंसलर के पास ले जाते हैं, लेकिन वो उसका इलाज सही से नहीं कर पाता है। और जब उसको लगता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा तो वो अपने सीनियर जो उससे भी उच्च कैटेगरी के काउंसलर थे उनके पास रेफ़र करता है कि आप इनके पास जाइए, हो सकता है ये कुछ कर पाएँ। तो जब एक काउंसलर समस्या को सही से पकड़ नहीं पाता है, उसका इलाज सही से नहीं कर पाता, उसको लगता है कि अब मैं सक्षम नहीं हूँ, और अपने से ऊपर के काउंसलर के पास उस केस को ट्रांसफ़र करता है, तो इसी को क्या कहते हैं, रेफरल सर्विसेज बोलते हैं कि हमने इस केस को रेफ़र कर दिया किसी अन्य काउंसलर के पास। आप ये सामान्यतः हॉस्पिटल वगैरह में देखते होंगे कि जब आप जिला अस्पताल में भर्ती हैं तो जिला अस्पताल में जब इलाज सही से नहीं हो पाता है तो फिर बीएचयू वगैरह के लिए ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है। तो वही चीज़ है कि एक काउंसलर से नहीं संभला केस तो वो अपने से ऊपर के काउंसलर के पास इस केस को क्या करेगा, रेफ़र कर देगा। चलिए इसमें जो लिखा है वो भी पढ़ ही लेते हैं। कुछ बच्चों को विशेष सहायता की ज़रूरत होती है जो शिक्षक व परामर्शदाता नहीं दे पाते हैं। ऐसे केसेज को विशेष संस्थाओं या विशेष प्रशिक्षित व्यक्तियों को सौंपा जाता है जो इन्हें बेहतर व अच्छी सेवाएं प्रदान कर सकें। शिक्षक व परामर्शदाता इन केसों पर नज़र बनाए रखते हैं तथा इन व्यक्तियों के साथ अच्छा कार्य संबंधी रिश्ता कायम करते हैं जिससे वे उनका फॉलोअप आसानी से ले सकें। यह ऐसे केसों की जानकारी रखना चाहते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इन केस का इस्तेमाल कर सकें। एग्जाम्पल वही मैंने इसमें बताया है। मैंने गांधी को नहीं मारा, यहाँ पे नहीं मैंने नहीं लिख पाया हूँ, मैंने गांधी को नहीं मारा, तो ये चीज़ है। जब एक काउंसलर से केस नहीं संभल पाता है और वो अपने से ऊपर के काउंसलर के पास केस को रेफ़र करता है तो रेफ़र करने के बाद भी जो निचला काउंसलर था वो उस केस पे नज़र बनाए रखता है, लगातार फॉलोअप लेते रहता है, इसलिए ताकि उसके पास जब कोई नया केस आए तो उसमें वो उस अनुभव को अप्लाई कर सके, वो देख सके कि एक बार ऐसा केस आया था, मैं खुद से सॉल्व नहीं कर पाया था, अपने से ऊपर भेजा था, लेकिन वो ऐसे ऐसे किए थे और उसका सॉल्यूशन हो गया था, तो इस बार हम वहाँ नहीं भेजते हैं, हम खुद से ही करते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, शायद मेरे से ही हो जाए। तो वो क्या करते हैं, रेफ़र करने के बाद भी उस केस पे नज़र बनाए रखते हैं ताकि वो उसका संज्ञान लेते रहें और उससे जो उनको जानकारी मिले वो नए केस में उस जानकारी को इम्प्लीमेंट कर सकें। आई थिंक आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे होंगे तो कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। चलिए अगला जो सेवा है वो है उपचारात्मक सेवाएं, इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे रेमेडियल सर्विसेज। ये क्या है जी, चलिए उपचारात्मक सेवाएं नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, उपचार करना है, ठीक। इसमें विशिष्ट बच्चे जो अधिगम संबंधी विकलांगता रखते हैं उनके विकलांगताओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है, लर्निंग डिसेबिलिटीज को दूर करने का प्रयास किया जाता है। उन बच्चों को ढूंढने के प्रयास करने चाहिए जिनकी सुनने या बोलने पढ़ने के तरीकों में वे सामान्य से कम हो, उनके लिए विशेष व्यवस्थाओं का प्रबंध करना चाहिए जिसके द्वारा वह वैसे विकलांगताओं को दूर कर सकें।
बोलने की शक्ति बढ़ाने के लिए कम खर्च वाली व्यवस्था करनी चाहिए, जैसे टेप रिकॉर्डर वगैरह। तो इसमें लर्निंग डिसेबिलिटीज को दूर किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है, इसको हम रेमेडियल सर्विसेज बोलते हैं। अगला क्या है, पुनः देखभाल सेवाएं, जिसको कि हम फॉलोअप सर्विसेज बोलते हैं। हिंदी में इसका एक अन्य और नाम है अनुगामी सेवाएं, जो आप याद रखेंगे। इस सेवा द्वारा यह मूल्यांकन किया जाता है कि मार्गदर्शन सेवा सभी छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में समर्थ है या नहीं। जैसे हमने बच्चे की काउंसलिंग करा दी, तो काउंसलिंग कराने के बाद इस सर्विस को लागू किया जाता है, ये देखने के लिए कि हमने जो काउंसलिंग कराई थी वो उसके लिए कितना संतोषजनक है। क्या उस काउंसलिंग से बच्चे में सुधार आ रहा है या नहीं आ रहा है, जो उसकी आवश्यकताएं थी वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, उसका मानसिक असंतुलन अब ठीक हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो ये मूल्यांकन सर्विस है, एक प्रकार से कह सकते हैं। इसमें फॉलोअप लिया जाता है, चेक किया जाता है कि जो सर्विस हमने प्रोवाइड की थी आगे, वो उसका आउटपुट अभी सही से है कि नहीं है, ये चीज़ है। बच्चे अपनी योग्यताओं, रुचियों, अभिवृत्तियों के अनुरूप सहायता प्राप्त कर पा रहे हैं या नहीं। इसमें यह देखा जाता है कि जो फैसले उनके समस्या के संबंध में लिए गए हैं उनसे उनकी समस्या का समाधान हो पा रहा है कि नहीं। वही कि उनकी जो काउंसलिंग की गई है समस्या के संबंध में, उससे समस्या का सॉल्यूशन हो पा रहा है या नहीं। जैसे कि एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि पाठ्यक्रम या सह पाठ्यक्रम के संबंध में लिया गया फैसला उनको अधिगम समायोजन में मदद कर पा रहा है या नहीं। जैसे कि एक बच्चे की हमने काउंसलिंग कराई कि 11th में आपका मैथ बहुत अच्छा है और मैथ का स्कोप भी अच्छा है, आप इंजीनियर वगैरह बन सकते हैं, और मैथ में आप सवाल जो होते हैं उसको बहुत तेज़ी से सॉल्व कर लेते हैं, आपका रीजनिंग काफ़ी अच्छा है, मेंटल एबिलिटी भी आपकी ठीक ठाक है, तो आप सोच लीजिए आपको क्या पढ़ना है। तो बच्चे ने फैसला लिया कि हमको मैथ पढ़ना है। तो अब क्या है, उसने मैथ में एडमिशन ले लिया, तो अब उसका हम फॉलोअप लेंगे कि वो मैथ में सही से परफॉर्मेंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो यही चीज़ काउंसलिंग कराने के बाद उसका परफॉर्मेंस हम देखते हैं कि जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हुआ या नहीं हुआ, उसकी जो आवश्यकताएं थी वो पूरी हुई या नहीं हुई, अभी वो फंक्शंस कैसा कर रहा है, वो फंक्शंस प्रॉपर है या नहीं, ये चीज़ फॉलोअप सर्विस के अंतर्गत देखा जाता है। चलिए आगे। इस कार्य के लिए कई तरीकों को उपयोग में लिया जाता है। जैसे किसी साक्षात्कार के माध्यम से आप चेक कर सकते हैं कि क्लाइंट अब ठीक हुआ या नहीं हुआ, प्रश्नावली के माध्यम से, पत्राचार के माध्यम से। इस तकनीक द्वारा जो जानकारी प्राप्त होती है उसे पाठ्यक्रम को सुधारने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इन्हें पढ़ाई के तरीकों को बेहतर बनाने, मार्गदर्शन कार्यक्रम की उपयोगिता को बढ़ाने, स्कूल व समाज के रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने फॉलोअप सर्विस अप्लाई किया, हमने उसका इंटरव्यू लेके ये जानकारी एकत्रित करना चाहा कि हमने काउंसलिंग किया था तो सुधार आया कि नहीं। अगर मान लीजिए सुधार आया है लेकिन थोड़ा कम आया है, कुछ पॉइंट नहीं आ पाया, तो वो कुछ पॉइंट क्यों नहीं आया है, क्या कमी रह गई थी, ये चीज़ हम नोट करते हैं, और जब अगली बार हम काउंसलिंग की योजना बनाते हैं तो उसमें इस चीज़ को ऐड करते हैं, उस काउंसलिंग की योजना को और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। तो फॉलोअप सर्विस से ये फ़ायदा भी होता है कि अगली बार जब हम काउंसलिंग की योजना बना रहे होते हैं तो उसमें हम क्या बेहतर कर सकते हैं, इसकी जानकारी भी हमें मिलती है। ठीक, चलिए अगला जो सेवा है वो क्या है, अनुसंधान सेवा, इंग्लिश में कहते हैं रिसर्च सर्विस। इसमें क्या है, इसमें काउंसलर के द्वारा रिसर्च प्लान बनाया जाता है, उसको डेवलप किया जाता है, तदुपरांत क्रियान्वयन किया जाता है यानी अप्लाई किया जाता है। उससे जो भी अनुभवजन्य प्रदत्त डाटा प्राप्त होता है इसे मार्गदर्शन का आधार बनाया जाता है। इससे मार्गदर्शन की सेवा बेहतर बनती है। देखिए, हमें किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन करना है तो हम क्या करते हैं, पहले रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के बाद जो उससे निष्कर्ष निकलता है वो निष्कर्ष को ही हम मार्गदर्शन में प्रोवाइड करते हैं। तो यानी हम मार्गदर्शन करते हैं लेकिन एक रिसर्च करके करते हैं, जो हमारे पास पहले से अनुभव है उस पर नहीं करते हैं। वो हमारे से समस्या बताता है, उसके समस्या के ऊपर हम कोई रिसर्च करते हैं, उससे जो हमें आउटपुट मिलते हैं उसके आधार पर हम मार्गदर्शन की एक योजना बनाकर उसको मार्गदर्शन करते हैं। इसी को कहते हैं अनुसंधान सेवा, रिसर्च सेवा। आज का अंतिम जो सेवा है गाइडेंस की वो है मूल्यांकन सेवा। इसे आप इवैल्यूएशन सर्विस भी बोल सकते हैं या अप्रेजल सर्विस भी बोल सकते हैं। ज़्यादा उचित वर्ड इसके लिए अप्रेजल सर्विस होता है जो जनरली यूज किया जाता है, तो मैं कहूँगा कि आप भी यही यूज कीजिएगा इसके लिए।
मूल्यांकन सेवा मार्गदर्शन कार्यक्रम को पूर्ण करता है। कोई भी मार्गदर्शन कार्यक्रम हमने किया है तो उसका एंड क्या है? मूल्यांकन सेवा। हमने व्यक्ति का मूल्यांकन कर लिया, अब व्यक्ति बिल्कुल ठीक है तो वहाँ से कार्यक्रम खत्म। प्रार्थी के समस्या समाधान की स्थायी स्थिति के बारे में मूल्यांकन किया जाता है कि अब वो स्थायी हो पाया या नहीं हो पाया, उसका जो प्रॉब्लम था वो पूरी तरीके से खत्म हुआ या नहीं हुआ। मूल्यांकन सेवा कैसे किया जाता है? पहले प्लान बनाया जाएगा, उसको डेवलप किया जाएगा, फिर अप्लाई किया जाएगा क्लाइंट पे, और जो रिजल्ट आएगा रिजल्ट में देखा जाएगा कि क्वालिटी क्या है काउंसलिंग की, इम्पैक्ट क्या रहा काउंसलिंग का, और उसी से पता चलेगा कि मूल्यांकन कैसा था। जो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स था वो कितना इन्हेंस हुआ, यानी कि जो उसकी हमने काउंसलिंग कराई थी, जो उसको गाइडेंस दिया था वो कितना प्रभावी रहा। तो ये चीज़ें मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलती हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे कि परीक्षा में उत्तीर्ण होने का स्तर, चयनित कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के कार्य में किस प्रकार से आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें मूल्यांकन के द्वारा ही पता चलता है। तो परीक्षा में उत्तीर्ण होने का स्तर कैसे पता चलता है? आपकी परीक्षा ली जाती है, आपका रिजल्ट आता है और उससे पता चलता है। ये चीज़ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इस प्रकार से गाइडेंस की हमने 10 सर्विस आज पढ़ ली, और आई थिंक आपको 10 सर्विस ये समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे आपको कोई चीज़ें समझ नहीं आई होंगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। कल के वीडियो लेक्चर में, आज शाम के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गाइडेंस काउंसलिंग सर्विस इन स्कूल। विद्यालयों में मार्गदर्शन और परामर्श सेवाओं का संगठन कैसा होता है। क्योंकि अब हमने 10 प्रकार की गाइडेंस सर्विस पढ़ ली, तब हम जानेंगे कि ये जो 10 प्रकार की हमने सर्विस पढ़ी थी, इसको स्कूल और कॉलेज के अंदर कैसे व्यवस्था की जाती है इस 10 प्रकार की सर्विसों को देने के लिए। कि हमें गाइडेंस के जो 10 सर्विस थे, यदि इन 10 सर्विस में से किसी भी सर्विस को स्कूल में किसी छात्र को देना है, छात्रा को देना है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था हमें स्कूल में करना पड़ेगा, कितने कर्मचारी रखने पड़ेंगे, क्या इक्विपमेंट रखने पड़ेंगे, इसको कंट्रोल कौन करेगा, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। इसी को संगठन हम बोलते हैं, ठीक ना। तो चलिए शाम के वीडियो लेक्चर में ये चीज़ भी आपको हम आसानी से समझा देंगे। जो चीज़ें समझ नहीं आती है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, उस पर हम अलग से वीडियो भी बना के आपको समझा सकते हैं, या फिर अगर कमेंट का रिप्लाई देने से समझ आएगा तो कमेंट का रिप्लाई भी हम आपको देकर समझाएंगे। चलिए, अगर आप चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा।